हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। कंतारा जब से टांगों से माजूर हुई थी, इसको ना तो कोई रिश्तेदार अपने घर रखने को तैयार था और ना ही कोई शादी करना चाहता था। वो एक गरीब घर में पैदा हुई, मगर उससे तालीम हासिल करने के साथ साथ अमीर होने का भी बहुत शौक था। इसके अब्बू सब्जी की रेहड़ी लगाते थे। उसकी माँ उसके लड़कपन में ही फोत हो चुकी थी। वो अपने माँ बाप के साथ अकेली रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी, मगर किसी से फालतू बात तक न करती थी। हत्ता कि लड़कियों को भी दोस्त न बनाती, क्योंकि वो जानती थी कि जिस कॉलेज में वो पढ़ती है वह लड़कियों को अगर पता चल गया कि वो एक गरीब रेहड़ी वाले की बेटी है तो इसके बाद उन्होंने उससे मुंह तक नहीं लगाना। तो इस एहतियात के पीछे वो कॉलेज में मगरूर मशहूर हो गई थी। वो थी भी खूबसूरत। वो जब दाखिले के लिए आई थी तो उसने प्रिंसिपल से दरख्वास्त की थी कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है, मगर वो फीस अदा नहीं कर सकती। उसे सारी हिस्ट्री जब सुनाई तो प्रिंसिपल धीरे से मुस्कुराई और बोली कि एक शर्त पर मैं तुम्हें दाखिला दे सकती हूँ कि तुम कॉलेज के बाद मेरे घर के कामकाज कर दिया करोगी। मैं तुम्हें किताबें भी मुहैया कर दिया करूँगी। वो कुछ हिचकिचाते हुए बोली, मगर मैम मेरे अब्बू भी हैं। प्रिंसिपल बोली, तुम और तुम्हारे अब्बू हमारे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाना। तुम्हारे अब्बू जितने पैसों की सब्जी बेचते हैं उनको मैं उससे ज़्यादा पैसों की तनख्वाह दे दिया करूँगी। इसके बदले वो थोड़ा बहुत कामकाज कर दिया करेंगे। मुफ्त में तुम लोगों को घर भी मिल जाएगा, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, ना बिजली ना ही गैस का बिल देना पड़ेगा। खाना भी हमारे साथ खा लिया करना। वो बोली, मैम अब्बू बीमार रहने लगे हैं, ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकते। वो गरज कर बोली, मैंने कौन सा उनसे पहाड़ खुदवाने का काम करवाना है। तुम क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो? इसके बाद ना मैं ये ऑफर दूंगी और ना ही दाखला दूंगी। कंतारा बेबसी से बोली, ठीक है मैम, मैं कल अपने अब्बू को लेकर आ जाऊंगी। प्रिंसिपल रुखाई से बोली, नो नो, आज ही छुट्टी के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आज मेरा बेटा पढ़ाई ख़त्म करके बाहर से आ रहा है और मेहमानों ने उससे मिलने आना है। मैं वापसी पर तुम्हारे अब्बा को भी घर से ले लूँगी और कुछ थोड़ा ज़रूरत का सामान उठा लेना, बाकी कल बड़ी गाड़ी भेजकर मंगवा लूँगी। तुम अब्बा को फ़ोन करके बता दो कि वो तैयार रहें। कंतारा ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, मैम मेरे अब्बा के पास मोबाइल नहीं है। वो गली में शॉप वाला अब्बा का जानने वाला है। मैं बहुत ज़रूरी हो या अब्बा को फ़ोन करना हो तो इसके नंबर पर कर देते हैं। वो अपनी शॉप का मुलाजिम लड़का भेज कर बता देता है। प्रिंसिपल उकताए हुए लहजे में बोली, तो उसे फ़ोन करके बता दो ना, मसला क्या है? मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा, आज मैंने वैसे भी हाफ लीव ली हुई है। कंतारा ने कहा, मैम बैलेंस नहीं है। वो गरज कर बोली, क्या मुसीबत है? फ़ोन रखने का फ़ायदा क्या है, बैलेंस डलवाती ना। कंतारा बोली, मैम पैसे नहीं थे। प्रिंसिपल ने शक्ल बनाकर पर्स खोला और उसे 500 का नोट देकर बोली, जाओ जाकर इस रोड पर बाहर मोबाइल शॉप से बैलेंस डलवा कर ले आओ और जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। वो शुक्रिया कहकर गेट से तेज़ी से निकली। अपनी धुन में जा रही थी कि बाहर पड़े पत्थर से टकराकर ज़ोर से गिरी। सामने एक गाड़ी से लड़का उतर रहा था। वो उसे देखकर शर्मिंदा सी हो गई। जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर टांग में दर्द उठा। वो लड़का पास आकर बोला, मिस क्या ज़्यादा चोट लगी है आपको? किसी क्लिनिक ले चलो। कंतारा ने इसे घूर कर देखा और डांट कर कहा, लड़कों को हर वक्त हीरो बनने का शौक रहता है। मिस्टर, जाओ अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। इसके हाथ से 500 का नोट भी गिर गया था। वो नज़रों से उसे इधर उधर तलाश कर रही थी, मगर मिल नहीं रहा था। वो हैरान खड़ा उससे पूछने लगा, आप क्या तलाश कर रही हैं? वो जल्दी से बेख्याली में बोली, 500 का नोट। फिर उसे चिल्लाकर बोली, तुम जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? वो सफाई देते हुए बोला, मैं आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा था। वो बददस्तूर गुस्से से बोली, मैं खुद अपने मसले हल कर लेती हूँ, जाओ, जाते क्यों नहीं? वो गेट के अंदर तक गया तो उसने देखा शायद वो इसके नोट पर पाँव रखकर खड़ा था। उसे अफसोस हुआ। इस लड़की ने कराहते हुए बड़ी मुश्किल से नोट नीचे से उठाया और दर्द से कराती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। वो एक बाहर खड़े रिक्शे में बैठकर उसे कुछ पैसे देकर बोला, इस लड़की का पीछा करो। वो दरमियानी उम्र का शख्स था। खुश होकर बोला, जी ये हमारे मोहल्ले की लड़की है। इसने इसके बारे में उसे सारी मालूमात दे दी। रोहेल खुश हो गया, क्योंकि पहली नज़र में ही उसे वो लड़की बहुत पसंद आई थी, जो ना तो उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी से मुतासिर हुई थी और ना ही उसकी बहुत कीमती गाड़ी से। वरना क्या पाकिस्तान में मिलने जुलने वाली लड़कियाँ और बाहर की क्लास फेलोज इस पर फिदा होने लगती थी और वो इनको लिफ्ट तक न देता था। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी तो रोहेल को तरस आया। उसने इस आदमी से कहा कि इसे जहाँ जाना है ले जाओ। इसे और पैसे दिए और उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया और इस आदमी ने उसे इसका फ़ोन नंबर भी दे दिया। रोहेल रिक्शे से उतर गया तो रिक्शे वाला उसके पास रिक्शा रोक कर बोला, कंतारा बेटी आ जाओ, रिक्शे में बैठ जाओ, कहाँ जाना है ले चलता हूँ। कंतारा ने इनकार किया तो वो बोला, तुम हमारे मोहल्ले की बेटी हो, किराए की फिक्र ना करो, मुफ्त लेकर जाऊँगा। कंतारा को दोनों घुटनों पर सख्त चोट लगी थी। नीचे पक्का फर्श था और वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी। वो इसका शुक्रिया अदा करके रिक्शे में बैठ गई
और उससे बोली, अंकल बैलेंस लोड करवाना है 100 का। वो बोला, मैं करवा देता हूँ, तुम बैठी रहो। वो शॉप के पास रिक्शा रोककर बैलेंस करवा लाया और बाकी पैसे उससे पकड़ा दिए। कंतारा ने उसे किराया देना चाहा तो वो बोला, नहीं बेटी, आज एक अमीर सवारी रिक्शे में बैठी थी, उसने मुझे आज एक बड़ी रकम दे दी थी और अब मैं तुम्हें छोड़कर घर जा रहा हूँ। बीवी को सारे पैसे जा कर दूंगा, बहुत खुश हो जाएगी। कंतारा ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और सोचने लगी कि शायद चोट लगने की वजह से कुदरत ने रिक्शे वाले को उसका वसीला बनाकर भेजा है। वो बोली, चाचा आप घर ही जा रहे हैं तो मेरे अब्बा को बता देना कि थोड़ी देर तक मैं घर आ रही हूँ, कहीं जाए ना। उसने सोचा कि रिक्शे वाले को तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, खुद ही घर जाकर जल्दी से बता देगी और बैग में अपने और अब्बा के कपड़े डालकर चल पड़ेगी। बाकी सामान है ही कितना, एक लोहे की चारपाई, एक टीन का बॉक्स और चंद बर्तन। चूल्हा भी मालिक मकान का है। एक कमरे में क्या हो सकता है। कपड़े भी 3-4 ही कदरे बेहतर जोड़े थे, बाकी तो जगह जगह से फटे और सिले हुए थे। वो रिक्शे से वापस आई तो देखा वही लड़का प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ था। उसने उसे देखा और जल्दी से बोला, मॉम इनके बारे में बता रहा था कि एक लड़की को बहुत जोर की चोट लगी है। कंतारा ने प्रिंसिपल को रिक्शे वाले की सारी तफसील बताकर बकाया 400 रुपये उसे वापस कर दिए। प्रिंसिपल ने भी लेकर परस में डाल दिए। रोहेल हैरान नजरों से अपनी कंजूस माँ को देखने लगा, जिसने इसके बारे में बताया था कि वो उनके घर कामकाज किया करेगी। उसे अफसोस हुआ था कि उसकी माँ एक गरीब की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वो और उसका बाप दोनों बहुत रहमदिल थे। वो अक्सर देखता कि माँ मुलाजमों को बहुत झाड़ पिलाती रहती है, कोई छुट्टी करे या कोई नुकसान करे उसके पैसे काट लेती है। उसकी माँ ने बड़ी इंसल्ट भरे लहजे में उससे कहा, तुमने अपने सब्जी फरोश अब्बा को फ़ोन करके कह दिया है ना। कंतारा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी, और पूछने लगी, मैम क्या मैं अपनी क्लास देख लूँ जाकर। प्रिंसिपल अकड़ कर बोली, नो बस अभी बस हम निकलने वाले हैं। फिर बेटे से बोली, बेटा तुमने मॉम को सरप्राइज़ दे दिया, तुम जानते हो मुझे सरप्राइज़ पसंद नहीं है। मैं हर काम एक कायदे से करती हूँ और मेरे 100 प्लान होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए आज हाफ लीव ली थी। रोहिल सोचने लगा कि माएँ तो खुश होती हैं और एक मेरी मॉम है जो जल्दी आने पर भी डांट रही हैं। प्रिंसिपल ने कंतारा से कहा, चलो लड़की देर हो रही है, और कंतारा बाहर जाने लगी तो उसे आवाज़ देकर बोली, सुनो मैडम ये सामान उठाओ। वो उससे अपना लैपटॉप पकड़ाकर तंजी अंदाज में बोली। रोहेल को माँ को कंतारा के साथ इतना जिल्लत अमेज रवैया तकलीफ दे रहा था। कंतारा समझ गई कि पढ़ाई पूरी करने के लिए उसको ये सब सहना पड़ेगा। उसके एमए इंग्लिश का आखिरी सेमेस्टर रहता था तो उससे अब दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। गाड़ी की पार्किंग में कंतारा खड़ी हो गई। रोहेल सीधा माँ से चाबी लेकर अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालकर गेट से बाहर लाकर उतरकर इसके लिए दरवाज़ा खोलकर बोला, बैठ जाएं और प्लीज़ मेरी मॉम की बातों का माइंड मत कीजिएगा। इनकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ, इनकी नेचर ही ऐसी बन गई है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ने आने में देर कर दी, मगर कंतारा ने रोहेल की किसी बात का जवाब देना ज़रूरी न समझा और खड़ी रही, गाड़ी में न बैठे। प्रिंसिपल दूर से तेज तेज आ रही थी और उसे बाहर खड़ा देखकर बोली, तुम गाड़ी में अभी तक क्यों नहीं बैठी? तुम्हारी वजह से पहले ही देर हो जानी है। मैंने शाम को पार्टी में भी जाना है और पार्लर भी जाना है। कंतारा जल्दी से पीछे बैठ गई। रोहेल सोचने लगा कि इतने साल के बाद अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वो लौटा है और बजाय मॉम उसे कंपनी देने के पार्टी में जाना ज़रूरी समझ रही है। उसके पापा भी ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, वरना वो सारे काम छोड़कर आ जाते। वो इसका फ़ोन सुनकर बहुत खुश हुए थे और बहुत माजरत कर रहे थे कि बाहर से ये टीम आई हुई है, इसे छोड़कर नहीं आ सकते, बहुत अहम मीटिंग है। कंतारा जब घर का रास्ता बता रही थी तो प्रिंसिपल उसे कोसती जा रही थी कि किधर इस गंदे इलाके में उसे ले आई है। फिर घर से दूर ही गाड़ी खड़ी करके उसे बोली, जाओ जल्दी और 5 मिनट में वापस आओ। वो घर गई और देखा बाप उसकी राह तक रहा था। उसने जल्दी जल्दी बाप को सारी बात बताई और कहा कि सिर्फ चंद माह इस बदमिजाज औरत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ साथ कराते हुए अपना एक वसीदा सा बैग भी बना रही थी। इधर प्रिंसिपल हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी कि मोहल्ले वाले भी बाहर निकल कर देखने लगे। उसने ऊपर मालिक मकान को बताया कि वो आर्जी तौर पर चंद माह के लिए घर छोड़ रही है। वो बोली, तुम्हारा सामान पड़ा है। इतने में प्रिंसिपल भी गुस्से से भरी पहुंच गई। पीछे ही रोहेल भी माँ को मना करता हुआ पहुंच गया। जब प्रिंसिपल ने इसके कमरे में झांका और बोली, उफ तोबा, ये सामान तो मैं कभी भी अपने घर में ना लाने दूँ, फेंको इसे, और ये कितना गंदा सा बैग है, चलो सिर्फ इसे ही लेकर चलो। कंतारा के बाप ने सलाम किया, मगर प्रिंसिपल ने ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। जबकि रोहेल ने आगे बढ़कर इज्जत से हाथ मिलाया तो कंतारा का दिल रोहेल की तरफ से खुश हो गया और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट फैल गई कि उसके बाप को उसने इज्जत दी। जब कंतारा उनके घर पहुंची तो इतना बड़ा और खूबसूरत सा घर देखकर सोचने लगी, चलो इसमें रहकर उसमें घूमने फिरने का मौका तो मिलेगा, वरना ऐसे घर तो बाहर से ही देखने को मिलते हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। प्रिंसिपल ने बेटे से जल्दी से कहा,
हनी मैं पॉलर जा रही हूँ क्योंकि शाम को मीटिंग है और तुम्हें भूख लगे तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना। और सुनो लड़की, हनी को चाय या कॉफ़ी बना देना, जो ये कहे। ये कहकर वो कंतारा के बाप से बोली, सुनो मेरी गाड़ी साफ करो और तुमको मासी सर्वेंट क्वार्टर में कमरा दिखा देगी। कंतारा का बाप खांसता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा तो वो इसे डांटते हुए बोली, क्या जरासीम फैला रहे हो, मास्क पहना करो, आइंदा मैं तुम्हें मास्क के बगैर न देखूं। वो लरसते कांपते हाथों से गाड़ी साफ करने लगा और कंतारा का दिल कट कर रह गया क्योंकि उसके अब्बा को बुखार चढ़ा हुआ था कई दिनों से और अब वो सब्जी बेचते भी ना जाते थे क्योंकि सब्जी दूर मंडी से लानी पड़ती थी। 2 माह से घर का किराया भी ना दे सके थे और मालिक मकान ने धमकी दी थी कि इस पहली से पहले या तो घर खाली कर दो, हम किराया भी छोड़ देंगे, अगर पहली के बाद तक भी रहे तो फिर या तो आपका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे और घर को ताला लगा देंगे। वो कहते कि हम भी गरीब लोग हैं, इसी किराए से गुजारा करते हैं, हम कब तक अपना नुकसान बर्दाश्त करेंगे। वो कोई नौकरी करना चाहती थी मगर इसके अब्बा कहते जैसे तैसे ये आखिरी सेमेस्टर पूरा कर लो, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अभी जो नौकरी करोगी उससे दाल रोटी भी पूरी नहीं होनी। कंतारा अब्बा से कहती, अब्बा ये पाकिस्तान है, यहाँ पीएचडी भी कर लो तो तब भी बगैर रिश्वत या सिफारिश के नौकरी नहीं मिलनी। फाको तक नौबत आ चुकी थी। घर के करीब ज़ियारत थी जहाँ से 2 वक्त का खाना उसके अब्बा ले आते थे क्योंकि ज़ियारत का मज़ारा उसके अब्बा के मोहल्ले का था और माली हालात जानता था। रोहेल को सख्त भूख लगी हुई थी। इसके पापा जानते थे कि रोहेल घर का पका खाना पसंद करता है तो उन्होंने एक ट्रेंड कुक का इंतज़ाम किया मगर वो अगले दिन से ज्वाइन करने वाला था। रोहेल ने मुलाजमा से कहा कि चाय के साथ कोई ब्रेड वगैरह बना दो तो कंतारा किचन में चली गई। उसने अंडे उबालकर मायोनीज वगैरह लगाकर सैंडविच बना दिया। वो खाने लगा तो प्रिंसिपल आ गई और एक सैंडविच उठाकर खाते हुए बोले, वाह गुड, कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है? तो पास खड़ी मासी बोली, जी वो कंतारा बीबी ने बनाया है। प्रिंसिपल, जिसको सब मिसेस शम्स कहते थे, वो बोले, इस नई नौकरानी से कहो कि मेरे लिए भी जल्दी से बना दे। रोहेल ने कहा, मुझे ऐसे 6 और चाहिए। मिसेस शम्स ने हैरत से बेटे को देखा और बोली, हनी रात को पापा के साथ बाहर जाकर शानदार डिनर करना, बूफे खाना। वो कुछ ना बोला। मिसेस शम्स को फ़ोन आने शुरू हो गए और वो जल्दी से तैयार होकर चले गई। मासी जब 6 सैंडविच लेकर आई तो रोहेल ने कहा, बुलाओ जिसने ये बनाए हैं, कैसे बना दिए हैं। मासी डरकर कंतारा को बुला लाई तो रोहेल ने कहा, मिस कंतारा, ये आप और आपके अब्बा के लिए हैं, जल्दी से खा लें, मॉम घर पर नहीं है, वरना उन्हें किसी के भूखे रहने से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ मुलाजिम ऐसे ही छुप छुपा कर खाते रहते हैं। अपने अब्बा को भी चाय दें। कंतारा को सख्त भूख लगी हुई थी। पास खड़ी मासी बोली, रोहेल बाबू बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ कई सालों से काम कर रही हूँ मगर मालकन ने कभी मेरा ख्याल न किया। मालिक भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे मुलाजमों को चोरी छुपे खाने की इजाज़त दे रखी है और मालकन वैसे भी घर कम ही रहती हैं, वरना हम सब भूखे मर जाएं। वो आकर बिला वजह का रूप झाड़ने लग जाती हैं और अपनी खिदमतों में लगाई रखती हैं। कुछ मुलाजमों को वैसे सामने खड़ा रखती हैं कि शायद मुझे कोई काम करवाना पड़ जाए। मालिक आते हैं तो वो तरस खाकर उन्हें भेज देते हैं कि ये क्या जुल्म है। वो भूखा होगा, वॉशरूम जाना होगा, थक गया होगा इतनी देर खड़ा होकर, मगर फिर भी वो बास नहीं आती हैं। कंतारा ने अब्बू का ख्याल करते हुए जल्दी से अब्बा को ढूंढा तो वो चौकीदार के पास फर्श पर बैठे बातें कर रहे थे। इसने अब्बा को जल्दी से आने का इशारा किया और अब्बा को चाय पिलाने लगी तो रोहेल ने कहा, दूध का गिलास दे दो इनको। मासी दूध का गिलास ले आई। उसे कंतारा अच्छी लगी थी। मासी सब मुलाजमों को चोरी छुपे खिलाती पिलाती रहती थी। कंतारा रात को लेटी तो टांगों में बहुत दर्द था। उसने मासी से मांगकर बुखार की दवा अब्बा को भी खिला दी और वो सो रहे थे। उसे भी पेन किलर चाहिए थी मगर मासी जल्दी में एक ही ढूंढ कर ला सके। फिर मालकन आ गए थे। रोहेल रात को अपने डैड के पास बैठा बातें कर रहा था। इसको गिला था कि मॉम ने उसके आने की खुशी में एक पार्टी तक कैंसिल नहीं की और इतनी रात हो चुकी है और वो अभी तक नहीं आई हैं। इसके पापा इस वक्त को कोस रहे थे जब उसके बाप ने उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद किया था और बहुत से सब्ज बाग दिखाए थे कि तुम्हारे वालिदैन को गांव से शहर अपने पास बुला लेंगे और उनको एक आसूदा हाल जिंदगी की आसाइश मुहैया करेंगे। मगर शादी होते ही वो इस दुनिया की सैर पर ले गए और फिर वापस आते ही वो उम्मीद से हो गई। तब उसने कहा कि बच्चा वो मुल्क से बाहर पैदा करेगी ताकि उसे वहाँ की नेशनैलिटी मिलने में आसानी हो। वो वालिदैन को इसके घर शिफ्ट करने की बात करता तो वो टालते हुए कहती कि बच्चे के बाद, मगर बच्चा हो जाने के बाद रोहेल का बाप बेटे के लिए मजबूर हो गया और रोहेल की माँ ने सास ससुर को खर्चा बेचने का कहकर अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया और शोहर को धमकी देती कि ज़्यादा इसरार किया तो खुला लेकर घर से निकाल दूंगी, सारी जिंदगी बच्चे की शक्ल को तरसोगे, उसे लेकर मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। रोहेल का बाप बेटे को बताता कि महज तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी माँ को बर्दाश्त करता रहा हूँ। इसके बाप का बिजनेस तो फ्लॉप हो रहा था, मैंने उससे अपनी मेहनत और अक्ल से खड़ा किया। फिर रोहेल के पापा ने कहा, चलो बेटा कोई और बात करते हैं।
तुम्हें भी अपनी माँ की बुराइयां सुनकर अच्छा तो नहीं लगता। ये कहकर वो दोनों इंतजार करते हुए सोने चले गए। जब वो सो चुके तो वो आई। कंतारा सारी रात दर्द से कराहती रही। सुबह बमुश्किल उठ सकी। कॉलेज जाना था। वो उसे कॉलेज साथ ले जाती और वापस आकर अपनी खिदमतों में लगाए रखती। कंतारा को अपनी टांगों के जख्म पर दवा लगाने तक की फुर्सत न थी। वो जो सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ाई जो कर सकती थी, घर में वो उससे पढ़ने न देती। शम्स साहब ने उसकी बुक्स वगैरह मंगवा दी। उसको भी और उसके बाप को भी चोरी छुपे पैसे देते रहते। कंतारा को एक बीमार बूढ़े बाप का ही सहारा था। रोहेल कभी इन बाप बेटे की तरफदारी करता तो फिर जवाब में माँ बेटे को दिखा दिखा कर इन दोनों पर और ज्यादा जुल्म करती। रोहेल ने अपने पापा के सामने कंतारा से शादी करने की बात कर दी तो वो बोले, बेटा तुम्हारी माँ मरकर भी कभी नहीं मानेगी। वो बच्ची बिलाशुबा बहुत नेक और अच्छे किरदार की है, मगर वो अपनी दोनों टांगों से माजूर है। एक टांग में ज्यादा और एक में कम मसला है, जिसके सहारे वो लंगड़ा कर मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करती रहती है। तो अगर वो तंदुरुस्त भी होती तब भी तुम्हारी माँ कभी न मानती। रोहेल ने बाप को इसकी गिरने वगैरह का सारा किस्सा सुनाया कि ये सब मोम की अकड़ की वजह से उसके साथ हुआ और मैं भी मोम के डर से इसका बर वक्त इलाज न करवा सका। काश इस वक्त हिम्मत कर लेता तो शायद वो तंदुरुस्त होती, तो मोम मान जाती। बाप ने बेटे से कहा, वो फिर भी न मानती। कंतारा की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। उसने काफ़ी जगह अपनी जॉब के लिए CV भेज रखी थी, मगर किसी तरफ से भी जवाब न आया। एक दो जगह वो मालकन से छुपकर इंटरव्यू देने भी गए, मगर उसकी माजूरी को देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। अब बाप चाहता कि वो उसकी शादी कर दे। बाप जो रोहेल का झुकाव अपनी बेटी की तरफ देख चुका था, और रोहेल ने मौका पाकर एक दिन जब कंतारा के रिश्ते की बात उसके बाप से की तो रोते हुए कंतारा के बाप ने हाथ जोड़े कि मेहरबानी करके दोबारा अपने मुंह से ये बात मत निकालना, वरना मालकन हमें अताब का निशाना बनाती रहेगी और मानेगी भी नहीं। मैं इसकी शादी अपने ही जैसे किसी गरीब से करके सुकून से मरना चाहता हूँ। कंतारा के बाप ने अपने पुराने मोहल्ले में ही जाकर उनसे बेटी के रिश्ते की बात की, मगर इन सबको भी पता चल चुका था, क्योंकि वो नौकरी ढूंढने जब निकली थी तो अपने पुराने मोहल्ले में मिलने गई थी और अब सब जान चुके थे कि वो माजूर हो गई है। तो कोई गरीब भी उससे शादी पर राजी न था, जबकि कंतारा ने बाप को कह दिया था कि आप बेशक मेरी शादी किसी अपने जैसे अनपढ़ गरीब से भी कर दें तो वो यहाँ से चली जाएगी। मगर अभी तक कंतारा का बाप इसका रिश्ता ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका, हत्ता कि एक दिन सोया और सुबह जिंदा उठ न सका। कंतारा बिल्कुल ही बेआसरा हो गई। मालकन किसी पार्टी में गई हुई थी तो रोहेल ने जल्दी जल्दी कंतारा से इजाज़त लेकर उसे अपनी सोसाइटी के कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। कंतारा इस बात पर भी शुक्र कर रही थी कि इसके बाप को इज्जत से एक अमीरों के कब्रिस्तान में जगह मिल गई और इसकी लाश बेगौरो कफन रहने से बच गई। मासी और दूसरे मुलाजिम इसकी दिलजोई करते रहे। जब मालकन पार्टी से वापस लौटी तो इसे जब सब पता चला कि कंतारा के बाप को रोहेल ने अपने बलबोते पर सोसाइटी के कब्रिस्तान में दफन करवाया है, तो उसने इतना हंगामा मचाया और बाप बेटी को इतनी सुनाई और कंतारा को भी मारा पीटा। जब रोहेल गुस्से से घर से बाहर चला गया तो मालकन ने मौका देकर उसे घर से निकाल दिया। मासी ने उसे मशवरा दिया कि तुम चंद बार मालकन के साथ उनकी भाभी के घर गई हो, उनका भाई बहुत अच्छा है, वो वैसे भी किसी काम वाली को ढूंढ रहे हैं, तुम इधर चली जाओ, उम्मीद है कि वो तुम्हें रख लेंगे। कंतारा गम से निढाल और मालकन की मार से दर्द सहती एक रिक्शे में बैठकर जब उनके घर पहुंची तो मालकन की भाभी ने उसे अपने पास बच्चे की देखभाल के लिए रख लिया। शाम को इसका शोहर आया तो जब बीवी ने उसे सब बताया तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो इस पर तरस खाने लगा। मालकन की भाभी का ये तीसरा बच्चा था जो पैदा होते ही मर जाते थे, तो उसे किसी न किसी पीर का आस्ताना बताया कि इसके पास जाओ, वो कोई चिल्ला बताएगा तो फिर तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। वो इस पीर के आस्ताने पर गई और पीर ने उसे 7 दिन बच्चे को अकेले छत पर सुलाने का कहा। वो भी मालकन की तरह पार्टियों की शौकीन थी। इसका शौहर डॉक्टर था और वो दिन रात मसरूफ रहता था। इसकी बीवी भी अमीर ज़ादी थी जो बच्चे को मुलाजमों के हवाले कर देते हैं और पुरसकून हो जाते हैं, और हमने बच्चों के लिए अच्छी मुलाजमा का बंदोबस्त किया है और अपने बच्चों को कंतारा के हवाले करके पुरसकून हो जाती, क्योंकि कंतारा इसका दिल से ख्याल रखती थी। जब मालकन बच्चे को छत पर छोड़कर आती और कहती कि मेरे शौहर को पता न चले, बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, सुबह फजर के वक्त बच्चे को नीचे ले आया करना। मगर कंतारा मालकन के सोने का इंतजार करती और उसे डर लगता कि छत पर बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो इसे वापस ले आती। एक दिन वो छत पर गई तो बच्चे को उठाने लगी तो टांग पर किसी चीज़ ने काटा, तो कंतारा ने ध्यान न दिया। मालकन अब जेलस होने लगी कि उसका शौहर कंतारा की बहुत तरफदारी करता रहता, उससे इज्जत से पेश आता। वो मना करती तो वो कहता कि तुम मेरी आपा की तरह मत बनो। वो कहती वो कौन सा आपकी सगी बहन है, सौतेली ही है ना, वो तो बगैर किसी वजह के आपसे मिलने भी नहीं आती। कंतारा की तबीयत खराब रहने लगी। दिन ब दिन उसका पेट बढ़ने लगा और उल्टियाँ होने लगीं। मालकन ने उस पर शक की बिना पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि यह हामला है।
उसे ताने तशने देने लगी, इस पर तशद्दुद करने लगी। कंतारा कैसे अपने आप को बचाती, किससे फरियाद करती। इस तरह मालकन ने अपने शौहर को भी कहा कि वो इस आवारा लड़की का साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देगी। शौहर ने कहा, क्या पता इसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की हो, जुल्म किया हो, ये डर कर बता न सकती हो। मालकन बोली, बहुत पूछा है, कहती है मुझे कुछ नहीं पता। मालकन के शौहर ने कहा कि मैं इस हालत में उसे घर से कैसे निकालूं, जब ये डिलीवरी से फारिग हो जाएगी फिर मेरा वादा है कि उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। इसके शौहर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मालकन रोहेल की माँ के घर गई और उसे बताया कि कंतारा बदकिरदार निकली, वह न जाने किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। शम्स साहब पास बैठे हुए थे, झट से बोले, नहीं, वो इस किस्म की लड़की बिल्कुल नहीं है, इसके साथ किसी ने जुल्म किया होगा। रोहेल जो सामने खड़ा था सुनकर साकित रह गया। मिसेस शम्स ने बताया कि मुझसे उस बिला को घर लाने की गलती हुई। उसने पहले मेरे बेटे पर ऐसा जादू किया कि वो माजूर होने के बावजूद इसके प्यार में इतना दीवाना बना हुआ है कि किसी और लड़की से शादी पर आमादा ही नहीं। मैंने उसे इसीलिए घर से निकाला था। मैंने बेटे पर हर हरपा आजमा लिया, घर से निकालने की धमकी भी दे दी तो कहता है कि मैं एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अगर आपको छोड़कर चला गया तो आपकी बदनामी होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे सामने बिल्कुल दुरुस्त हालत में चलती आ रही थी। उसे बड़े पत्थर से ठोकर लगी थी। अगर उसी वक्त उसका बर वक्त इलाज हो जाता। माँ ने उसे डांट कर कहा, चुप करो, मैं तुम्हारे मुंह से मजीद इसकी तरफदारी नहीं सुन सकती। वो गुस्से से चला गया तो मिसेस शम्स भाभी को डांटते हुए बोली, तुम खुद अपने ऊपर सोकन ले गई। मैंने जब उसे निकाला तो तुम्हें भी उसे निकाल देना चाहिए था। मेरा भाई उसकी इतनी तरफदारी जो कर रहा है, तुम्हारे बच्चे भी पैदा होते ही जल्द मर जाते थे। तुमने अपने शौहर पर नजर न रखी। वो दुख से बोली, मुझे क्या पता था। मिसेस शम्स बोली, अब भी वो इसे हॉस्पिटल इलाज करवाने ले गया है। देखना एक दिन उसके बारे में बताएगा कि ये मेरी दूसरी बीवी है, फिर क्या करोगी। मैंने तो अपने बेटे को बचा लिया, उसे घर से निकाल कर। इसकी भाभी रोते हुए बोली, ऐसी बातें करके मेरे दिल को मत दुखाएं। वो तो इसे बेटा कह के मुखातिब करते थे। मुझे क्या पता था कि दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या जो रोहेल भी उसके पीछे पागल है। आपके शौहर भी इसकी तारीफें करते नहीं थकते। मिसेस शम्स मुस्कुरा कर बोली, अरे इस लड़की में हजारों खूबियां हैं। अगर वो गरीब ना होती तो मैं ऐसी लड़की को बहू बनाने पर फख्र करती, पर क्या करूं, इस सोसाइटी में रहना है तो दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। इसकी नंद भी तारीफ करते हुए बोली, बात तो आपकी सच है, वो काम में बहुत ईमानदार है और उसमें वाकई बहुत खूबियां हैं। जब कंतारा के टेस्ट हुए तो ये देखकर कंतारा के पांव तले से जमीन निकल गई कि वो हामला नहीं थी, बल्कि पेट में इन्फेक्शन हुआ था। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि किस चीज़ ने तुम्हें काटा था तो उसने बताया कि छत पर किसी कीड़े ने काटा था। डॉक्टर ने उसे कहा, तुम्हें उसी वक्त इस पर ध्यान देना चाहिए था और फौरी इलाज करवाते। जवाब में वो चुप रही। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि इलाज होगा और ठीक हो जाओगी, मगर मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा। रोहेल वहाँ पहुँच गया और उसने कहा कि मैं सारा खर्चा भी उठाऊंगा, इसे हॉस्पिटल में ही आराम करने दे, घर में इसका आराम करना मुश्किल है। जब मालकन अपनी नंद के घर से घर वापस आई तो इसके शौहर ने उसे सारी बात बताई कि छत पर किसी जहरीले कीड़े के काटने की वजह से उसे इन्फेक्शन हुआ है। शुक्र है कि अभी देर नहीं हुई। वो एकदम डर कर रोने लगी और शौहर को सारी सच्चाई बता दी कि वही उसे छत पर रोज़ भेजती थी। अगर मेरी नादानी और बेवकूफ़ी से मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। मुझे चौकीदार ने अब बताया है कि वो फ़ौरन बच्चे को नीचे वापस ले आती थी। शौहर ने उसे कहा कि इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी तोहमत परस्ती की बातों पर अमल करती हो, तो वो रोते हुए माफ़ी मांगने लगी और बोली, इस लड़की ने मेरे बच्चे को बचाया, वही कीड़ा अगर उससे काट लेता तो। अब मैं उसे इज्जत से अपनी छोटी बहन बना कर रखूँगी और इसका बहुत ख्याल रखूँगी। इसके अच्छे ख़ानदान में शादी करूँगी। इसके शौहर ने कहा कि रोहेल से ज़्यादा इसको चाहने वाला न मिल सकेगा, जो माजूरी की हालत में भी उसे कबूल कर सकता है, तो उसे कितना खुश रखेगा। कंतारा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, नॉर्मल चल फिर लेती थी। रोहेल की माँ शॉपिंग करते हुए इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से गिर गई और उसके पाँव में मोच आ गई। जब इसके पाँव पर प्लस्तर चढ़ा, वो एक माह तक बेड पर रही। तब उसे कंतारा का एहसास हुआ। उसने बहुत तौबा की, क्योंकि इतनी दौलत भी उसे जल्द ठीक न कर सके। वो ठीक होने के बाद इज्जत से कंतारा का रिश्ता भाई से मांगने गई और उसे इज्जत से ब्याह कर लाई। बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई। बड़े बड़े लोग इसकी शादी में शरीक हुए। कंतारा दुल्हन बनी किसी परी से कम न लग रही थी और वो सोचने लगी कि पहली बार इस घर में जब वो आई थी तो उसे ये घर देखने की ख्वाहिश थी, और अब उसकी सास ने उसे शादी का तोहफा ये घर उसके नाम कर दिया है। और उसकी सास सबको बताती है कि वो गुदड़ी में लाल है। उसके अब्बा सब्जी फरोश थे, सब हैरत से उसे देखते। मिसेस शम्स ने कहा कि गरीब की बेटी भी अच्छी बीवी, अच्छी बहू बन सकती है, इसमें भी हजार खूबियाँ हो सकती हैं सवाए गुर्बत की कमी के। काश उसके वालिद जिंदा होते और मुझे पहले शौहर मिला होता तो मैं उन्हें सबसे मिलवाने पर फ़ख्र महसूस करती, क्योंकि एक गरीब लड़की का भी अमीर घर में ब्याह कर जाने का हक है।
कुछ अमीर औरतें तोबा तोबा करके बोली, हमें इतना हौसला नहीं कि हम एक रेड़ी वाले की बेटी को अपनी बहू बनाएं और इस पर फख्र करें। मिसेस शम्स बोली, ये अजमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। वो कंतारा की तारीफ करते हुए बोली, माना कि लड़की बहुत समझदार है, बातचीत का ढंग जानती है, मगर फिर भी कुछ औरतों ने कहा कि तुमने हमें एक नया शौर दिया है। तुम्हारी बहू को देखकर तो हम भी तैयार हैं कि अगर ऐसा हीरा जैसी किसी मजदूर की बेटी ही क्यों ना हो, हम तो खुशी से कर लें, बजाय कि एक ऊंचे खानदान की बदजुबान और मगरूर लड़की लाकर अपनी नस्ल की तरबियत खराब करे। हमें भी कोई इस जैसी ढूंढ के दो। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इज्जत देने, मान देने और रिश्तों को निभाने वाली भी है। रोहेल अपनी माँ के मुंह से कंतारा की तारीफें सुन सुनकर खुशी से निहाल हो रहा था। मिसेस शम्स की भाभी ने कंतारा से कहा कि मेरा घर तुम्हारा मैका है, अब रस्म के मुताबिक तुम मैके आओगी, हम इज्जत से तुम्हें लेने आएंगे, फिर ससुराल वाले भी तुम्हें वापस रस्म के मुताबिक इज्जत से लेने आएंगे। कंतारा को डर लग रहा था कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं या इसकी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। रोते हुए वो बोली, मेरी झोली में ऊपर वाले ने इतनी खुशियाँ भर दी हैं कि मेरी झोली कम पड़ गई है। रोहेल ने उसे समझाया कि तुमने बहुत सब्र और शुक्र से इतने दुख भी तो झीले हैं, और सब्र और शुक्र का अल्लाह ताला बहुत इनाम भी देते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अपनी ड्यूटी तुमने नेक नीयती से पूरी की, बच्चे के लिए भी मुखलिस थी और ऊपर वाला अच्छी नीयत पर अजर देता है। वो मुस्कुराने लगी और ऊपर वाले का शुक्र बचा लाई। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।